जी हाँ, एक बार एक टेक चेक ले लेते हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। इसीलिए क्योंकि एकमात्र ऐसा स्टॉक है, अगर आप देखें, हालांकि न्यू इंडियन इंश्योरेंस को मैं ट्रैक भी करता हूं, लेकिन चार्टिकली सबसे बेस्ट पोजीशन में अगर आप देखें कोई स्टॉक था तो वो था आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। मानस, आप देखिए ना, इस खबर से पहले अगर इस चार्ट को अगर आप देखें 1636 पे, एक तो ये स्ट्रांग था, ऑल टाइम हाई पे था, और ऑल टाइम हाई पर भी अगर मैं 19 जनवरी से लेकर टिल डेट, यानी अगर मैं 9 महीने की प्राइस चैनल को देखूं तो एक बड़ा ब्रेकआउट इसमें ड्यू था, अबव आई थिंक 1650। कैसे अप्रोच करेंगे इस खबर के बीच में आप, जो कि नेगेटिव है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के लिए, इस स्टॉक को आज, और आपके स्टॉप लॉसेस कहां पर आएंगे? देखिए, न्यूज नेगेटिव जरूर है, लेकिन चार्ट्स पे कहीं पर भी वीकनेस नहीं है। अगर 2 हफ्ते पहले के आपको पैटर्न्स याद हो तो स्टॉक ने 1610 1615 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रीच किया था, जिसके टारगेट 1720 से लेकर 1750 की रेंज में आते हैं। तो मेरे हिसाब से कोई गिरावट मिले नेगेटिव न्यूज के चलते तो वहां खरीदारी करके चलना है। 1550 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, और पोजीशन टारगेट 1720 से लेकर 1750 की रेंज में होंगे। चलिए, तो मानस मानते हैं कि ये स्ट्रक्चर अपने आप में इतना स्ट्रांग है कि शायद इस खबर का बहुत स्ट्रांग इंपैक्ट ना पड़े। लेट्स सी, अगर आप देखें किस जोन में स्टॉक खुलता है। लेकिन अन्य स्टॉक्स क्या हैं, खबरें क्या हैं, आइए समझते हैं हर्षदा से। हर्षदा, ओवर टू यू। वीरू, कई सारी स्टॉक्स पर नजरें रहेंगी। कैश मार्केट का केएनआर कंस्ट्रक्शन के साथ शुरुआत करते हैं। दरअसल इनके हाथ तेलंगाना से 312 करोड़ का एक ऑर्डर लगा है। ये बेसिकली काम करेंगे गच्चीबोली से शमशाबाद के लिए के बीच रोड प्रोजेक्ट पर काम करना है, और 312 करोड़ का दरअसल ये ऑर्डर इनके हाथ लगा है। दूसरी तरफ डीमार्ट के लिए एक अपडेट निकल कर आ रहा है। कंपनी ने एक 94,000 स्क्वायर फीट का बड़ा स्टोर फरीदाबाद में खोला है। तो अब ये उत्तर भारत में भी अपनी पकड़ को थोड़ी सी और मजबूत करने वाले हैं। ये दूसरा स्टोर है जो दिल्ली एनसीआर में खुल रहा है। इससे पहले इन्होंने गाजियाबाद में दरअसल स्टोर खोला था, लेकिन ये जो पर्टिकुलर स्टोर फरीदाबाद में खोला गया है 94,000 स्क्वायर फीट वाला स्टोर है और 3 फ्लोर्स वाला स्टोर है। दूसरी तरफ आज कुछ डेवलपमेंट्स आ रही हैं नेशनल पेरोक्साइड, गुजरात एल्कलीज और मेघमनी फाइन केम के लिए, और ये इन स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव रहेगा। दरअसल हाइड्रोजन पेरोक्साइड पर जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है वो जारी रहेगी। बांग्लादेश और थाईलैंड से जो बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड डंप होता था, ये दरअसल एंटी डंपिंग ड्यूटी जारी रहने का प्रस्ताव इन कंपनियों ने डीजीटीआर के सामने पेश किया है, और इसकी वो समीक्षा कर रहे हैं। वो नोटिफिकेशन आ गया है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है और क्या इम्पैक्ट आ रहा है इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड के डंपिंग का। दूसरी तरफ ग्रीन प्लाई और रूशल डेकोर जैसी कंपनियां अभी फोकस में रहेंगी। इनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव है, क्योंकि वियतनाम से आयात होने वाले प्लेन मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड पर एंटी ड्यूटी डंपिंग जो बढ़ने वाली थी उसकी संभावना नहीं है। तो ये एक डाउनर रहेगा इन दो कंपनियों के लिए। देखते हैं यहाँ पर क्या आउटकम देखने को मिल सकता है। इन दोनों कंपनियों ने वैसे मांग वापस की है उस एंटी डंपिंग ड्यूटी को जारी रखने के लिए। आरपीपी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, कल बोर्ड बैठक हुई। करीब 48 करोड़ ये रेस कर रही कंपनी राइट्स के जरिए। 30 रुपए प्रति शेयर पर हेवी डिस्काउंट पर दरअसल ये राइट्स इशू आ रहा है कंपनी की तरफ से। इंटरग्लोब एविएशन के लिए एक अपडेट है। कंपनी सितंबर के महीने यानी कि इसी महीने में 38 नई डोमेस्टिक फ्लाइट्स दरअसल शुरू करने वाली है, तो वो स्टॉक रेडार पर रहेगा आज दोबारा। रेडिंगटन इंडिया, एप्पल के इवेंट का इंतजार है। अगर नया फोन लॉन्च किया जाता है तो स्टॉक वैसे भी फोकस में रहेगा। लेकिन एक और खबर है कि टर्की की सब्सिडरी ब्राइट स्टार का 100% हिस्सा खरीद रही है। यहां पर एक ऑल कैश डील होगी, $35 मिलियन चुकाएगी इस पर्टिकुलर ट्रेड में। और ब्राइट स्टार की खासियत यही है कि कई सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स कंपनी को देती हुई नजर आएगी, जिसमें लीडिंग स्मार्टफोन डिवाइसेस हैं। ऑफ कोर्स टेलीकॉम कंपनियों के साथ कई सारे टाई अप्स है ब्राइट स्टार के, तो उसका फायदा रेडिंगटन को मिलेगा अपने इंटरनेशनल बेस को और मजबूत करने के लिए। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, आपको याद होगा ये स्टॉक सुर्खियों में आया था क्योंकि कंपनी ने डीलिस्टिंग प्लान को प्रपोज किया था। अब 88% शेयर होल्डर्स ने उस डीलिस्टिंग की प्रक्रिया को खारिज कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। तो ये स्टॉक अब डीलिस्ट नहीं होगा। 238 पर कल जाकर टिका था। तो देखते हैं आज किस तरह का रिएक्शन बनता हुआ दिखाई देता है। डीसीएम श्रीराम भी आज रेडार पर रखेंगे, क्योंकि यहां पर ये इनका जो एक जेवी था श्रीराम एक्साइल का 50-50 जेवी था,
उसमें पूरा हिस्सा जो बाकी 50% दूसरे जेवी पार्टनर एक्साइल के हाथ था वो खरीद रहे हैं। सौदा करीब 137 रुपए 40 पैसे के आसपास हो रहा है और इसके बाद इसे पीएल पूरी तरह से एक सब्सिडी बन जाती है डीसीएम श्रीराम की। ये फिलहाल एक अपडेट है। गोदावरी पावर एंड इस्पात रेडार पर रखिए, आज बोर्ड बैठक है, बोनस पर विचार होगा। और महिंद्रा लाइफ स्पेसेस में आज थोड़ा सा डाउनटिक देखने को मिलेगा क्योंकि ये एक्स बोनस हो रहा है, 2:1 का रेशियो था। तो ये तमाम स्टॉक्स जो आज फोकस में। जी हाँ, ये तमाम स्टॉक्स फोकस में रहेंगे और इसमें याद रखिएगा हम चार्ट स्कैन में चार्ट्स इंक्लूड करेंगे। इंटरग्लोब एविएशन जहाँ पे अगर आप देखें 38 नई डोमेस्टिक फ्लाइट्स को शुरू करने की खबर भी है, इन सबको चार्ट स्कैन में इंक्लूड करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं यतिन के पास। एक गुजरात गैस का चार्ट लेके आइए। पिछले 4 दिन से आप 5 दिन से देख रहे हैं इस स्टॉक में लगातार अनवाइंडिंग है। एग्जैक्टली हाउस व्यूज क्या है यहाँ पर समझेंगे और साथ ही साथ आरबीएल बैंक, ये 2 रिपोर्ट्स जो हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, हम उनको डिस्कस करेंगे। यतिन एक एक करके बताइए, गुजरात गैस पर टेक क्या है और आरबीएल जो कि इस वक्त बैंकिंग स्पेस में सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है, उस पर टेक क्या है? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। देखिए, जहां तक कि क्रेडिट स्विस का सवाल है, इनकी जो गुजरात गैस पे रिपोर्ट है, यहाँ इन्होंने शेयर को आज डाउनग्रेड करके न्यूट्रल कर दिया है। इनका लक्ष्य शेयर पे है 684 रुपए यानी 684। क्रेडिट स्विस का मानना यह है कि जो ज्यादा वॉल्यूम्स मांग के चलते गुजरात गैस को देने पड़ रहे हैं, वो उनको इंटरनेशनल मार्केट से स्पॉट बाइंग करनी पड़ती है अतिरिक्त गैस के लिए। और क्योंकि गैस के दाम अभी रिसेंटली बहुत बढ़ चुके हैं, इनको एबिटा लॉस होगा। तो जितने ज्यादा वॉल्यूम्स गुजरात गैस करेगी, उतना ज्यादा उनको एबिटा लॉस होने की आशंका क्रेडिट स्विस को लगती है और इसीलिए इन्होंने शेयर को जो है न्यूट्रल कर दिया है आउट परफॉर्मर रेटिंग से। इसके अलावा आप आरबीएल बैंक की बात कर रहे थे, आज सीएलएसए का रिपोर्ट कंपनी पे आया है। इन्होंने 10 रुपए टारगेट काट के 235 रुपए कर दिया है। सीएलएसए का मानना यह है कि जो स्लिपेज है, खराब एसेट क्वालिटी है, उसका असर इस पूरे वित्त वर्ष में हमको देखने को मिलेगा। ग्रोथ भी काफी सीमित रहेगी क्योंकि नया कारोबार जो है ग्रोथ का, उस पे काफी असर हुआ है, खास करके क्रेडिट कार्ड बिजनेस पे कोविड के चलते। इसके अलावा जो मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन है वो है क्रेडिट कार्ड के सेगमेंट में आगे चलते हुए आपको रिकवरी दिखेगी। लेकिन सीएलएसए को लगता है कि काफी सारे कंस्ट्रेंट आपको इस वित्त वर्ष में देखने को मिलेंगे। वैल्यूएशन सस्ते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जो मुनाफे के अनुमान है अगले 2 वित्त वर्षों के लिए लगभग 4 से 5% काट दिए। चलिए, ये रणनीति आपके सामने आरबीएल बैंक पर सीएलएसए की तरफ से आती हुई दिख रही है। ऐसा करते हैं, बिल्कुल सही मौका अपने नए मित्र श्री गौरांग शाह साहब का स्वागत करते हैं। नमस्कार और शुभ दिन आपको शाह साहब। बताइए किस हिसाब से आप बाजार में इस मोमेंटम को पढ़ रहे हैं फिलहाल, और एक शानदार टॉप पिक आज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद शैल जी आपका, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो काफी समय से इंतजार था, थोड़ा बहुत करेक्शन था और वही करेक्शन हमने कल भी देखा, और उसके पहले वाले हफ्ते में और दूसरे उसके पहले वाले हफ्ते में भी हमने थोड़ा बहुत अंतरा दिवसीय करेक्शन जिसे हम करते हैं, इंट्राडे करेक्शन, वो आते हुए दिखा। कल हालांकि शुरुआत थोड़ी बहुत गहरी हुई थी लाल निशान के साथ, लेकिन जब बाजार बंद हुआ और दिन के भीतर भी अगर आप देखने जाए तो रिकवरी बखूबी थी। कहने का तात्पर्य यह है कि समझदार और सुलझे हुए निवेशक हर एक मोड़ पर नीचे के तरफ जब करेक्शन आता है, बिकवाली आती है, तो वो खरीदारी करने आ जाते हैं। और उसी लिहाज से अगर हम भी जो कवायद करते हैं या राय देते हैं बाजार में निवेश करने के लिए शैल जी, वो यही है कि गिरावट पर खरीदारी करें। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर से बाजार अब अनिश्चित वातावरण में चला गया है। हमें तो जो संकेत स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से दिख रहे हैं आते हुए, वो काफी सकारात्मक दिख रहे हैं। लेकिन एक ही चिंता है कि त्योहारों का सीजन शुरू हुआ है और काफी राज्यों में कुछ अनुमतियां दी गई हैं, कुछ पाबंदियां लगी थी, उस पर ढील दी गई हैं। तो देखना ये होगा आने वाले समय में, जब ये त्योहारों का मौसम जो है वो खत्म होगा, तो इस बीमारी को लेकर के क्या परिस्थिति है। इसके अलावा हमें ज्यादा चिंतित हम नहीं हैं। और अगर एक विकल्प मुझे आज देना हो तो हमने मेरे ख्याल से 2 हफ्ते पहले हिंडाल्को पर बात की थी, अगर मेरी याददाश्त सही है तो, और स्तर था करीबन 435-440 के आसपास का। और ये स्टॉक निरंतर बेहतरीन रुझान लेकर के धातु क्षेत्र में ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो अगर मुझे एक शेयर छोटी मध्यम या लंबी अवधि के नजरिए से राय देनी हो निवेश करने के लिए, तो वो होगा हिंडाल।
ये रणनीति आपके सामने हिंडाल्को पर लॉन्ग साइड पर व्यक्त करते हुए गौरांग शाह साहब, बढ़िया मजबूती में ये काउंटर आपको इसलिए चलता हुआ दिख रहा है क्योंकि अंडरलाइंग एल्यूमिनियम आपको लगभग समझिए 12 से 13 साल के उच्चतम लेवल पर कमोडिटी स्पेस में ट्रैक करता हुआ दिख रहा है। अब ऐसा करते हैं, जोड़ते हैं अपने मित्र अम्बरीश बालेगा साहब को। डायरेक्टर साहब, एमी ऑर्गेनिक्स और विजया डायग्नोस्टिक्स के जो फिलहाल ग्राफिक्स हैं वो आप स्क्रीन पर लाइए। बालिका साहब से बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है मुनाफे की तैयारी में। नमस्कार अम्बरीश जी, बताइए किस हिसाब से आप आईपीओस को ट्रैक कर रहे हैं और कौन सा ज़्यादा पसंद आता है आपको? पहले चर्चा एमी पर करेंगे या विजया पर? विजय में करते हैं क्योंकि विजय मुझे मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मोरलेस फ्लैट या थोड़ा नेगेटिव खुलेगा। इसका रीजन यही है कि ऑल्दो लोग बोलते हैं कि इट्स अ वेल नोन डायग्नोस्टिक चेन साउथ इंडिया में, पर इनका जो कंसंट्रेशन है केवल हैदराबाद और तेलंगाना में है। नियरली 87% रेवेन्यूज इसी रीजन से आता है और जो हाई कंट्रीब्यूशन है आरटीपीसीआर का, जो लाइक परमानेंट तो रहने वाला नहीं है। सो मुझे लगता है कि ये दो रिस्क है बिकॉज ऑफ रीजनल कंसंट्रेशन। इनका जो एक्सपेंशन है पैन इंडिया, वहां पे एक क्वेश्चन मार्क रहता है। और जो भी इन्होंने आईपीओ किया है कंप्लीटली ऑफर फॉर सेल था। केदारा के लिए एग्जिट था नियरली एट 3x लास्ट 5 साल में। पर एक जो इसमें पॉजिटिव है वो है ये, आई मीन दिस इज मोर B2C। यदि दूसरे से कंपेयर करें तो ज्यादा B2C है, नियरली 93% इंडिविजुअल ग्राहकों से आता है, सो विच इज गुड। पर इसके कारण ये स्टॉक इस लेवल पर सस्टेन करेगा ये तो बोलना मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि whoever has gotten the IPO शायद एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। और विजया डायग्नोस्टिक्स के साथ अम्बरीश जी एक और इशू जो मेरे दिल के बहुत करीब है कि ये एक्चुअली एक ओएफएस है, ये आईपीओ नहीं है, लेकिन ये आईपीओ के जरिए जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स हैं उनमें से कुछ या तो पूरा पैसा निकालते हुए दिख रहे हैं या आपको कुछ पैसा जाता हुआ दिखेगा उन प्रमोटर्स की तरफ जिन्होंने 3 या 4 साल पहले यहाँ पर स्टेक लिया था। एक नई कंपनी के पास नहीं जा रही, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक है सर। विजया डायग्नोस्टिक्स एंटायरली ओएफएस जो 1900 करोड़ रुपए जुटाए गए, ब्रेकअप दे देता हूं। इस 1900 करोड़ रुपए का 86% दरअसल पी केदारा के पास वो बेच रहे हैं। 40% करंट होल्डिंग रिड्यूस होकर 10% पे पहुंच जाएगी और बचा हुआ 14% जो है वो ओएफएस है प्रमोटर्स का। तो इनकी भी होल्डिंग जो ट्रिम हो जाएगी 60% से रिड्यूस होके 55, और कंपनी के पास अठन्नी नहीं आना। चलिए, ये एक दिक्कत है जो आपको आजकल के आईपीओ बाजारों में दिख रही है। या तो इसको जो संज्ञा दी जाए वो ओएफएस की दी जाए, आईपीओ की नहीं, और कुछ पैसा अगर कंपनी के पास बिल्कुल ही नहीं आ रहा और सारा का सारा एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स के साथ जा रहा है तो वो एक चिंता का विषय बन जाता है। शायद इसीलिए बालिगा साहब आपको यहाँ पर थोड़ा सचेत रहने की राय दे रहे हैं। दूसरे काउंटर की बात करते हैं, एमी ऑर्गेनिक्स। डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं और अक्सर यहाँ पर आपने आशीष जी को पिछले 1 हफ्ते में इस कंपनी से जुड़ते हुए देखा। 64 गुना ओवर सब्सक्रिप्शन, 570 करोड़ रुपए का आईपीओ अम्बरीश जी जो 610 रुपए पे आया, क्या रणनीति? एमी में मुझे लग रहा है कि करीब 20-25% हायर खुलेगा क्योंकि क्लियरली इन डिमांड सेक्टर में है। इन डिमांड सेक्टर इन द सेंस एपीआईज में है, स्पेशलिटी केमिकल्स में है और काफी अच्छा एक्सपोर्ट्स भी है। नियरली 150 इंडियन कस्टमर्स हैं उनके, लार्ज कॉर्पोरेट्स, और नियरली 25 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ से आगे देखें तो ग्रोथ भी काफी अच्छा रहना है। पर एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि विद दिस 25% राइज ऑन लिस्टिंग शायद ये फुल्ली प्राइस्ड होगा, तो यहाँ से इमीडिएटली काफी ज्यादा अपसाइड शायद नहीं मिले, पर फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि जो ग्रोथ देख रहे हैं एंड स्पेशली इन लाइक स्पेशलिटी केमिकल्स में भी जो इनका ग्रोथ आने वाला है, आई थिंक दैट विल बी एक्सट्रीमली गुड क्योंकि इसमें एक इन लोग बनाते हैं पैराबेन्स करके, विच इज वाइडली यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव कॉस्मेटिक और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में। तो यहाँ पे भी मुझे काफी अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप समझिए 25% का जंप आपको आता हुआ दिखेगा 610 के इशू प्राइस पर। आशीष जी, आपको भी एमी ऑर्गेनिक्स पसंद आता है? हम लोग अक्सर इस पर न्यूज रूम पे चर्चा कर रहे थे। इन दोनों में से इससे वो सब्सक्रिप्शन नंबर्स दिखा भी रहे थे सर। दरअसल इन्होंने क्या करा था, 31 मार्च को इसी साल
एक एडिशनल स्पेशलिटी केमिकल्स की कैपेसिटी सस्ते में खरीदी थी जी। अब अगर आप FY22 ऑनवर्ड्स वैल्यूएशन पीयर्स के साथ कंपेयर करेंगे तो अट्रैक्टिवनेस बढ़ती है, क्योंकि वहां से कंट्रीब्यूशन आएगा। स्पेशलिटी केमिकल जिसकी हम रीच बात कर रहे थे, वहां से अट्रैक्शन बढ़ेगा और इसलिए शायद वैल्यूएशंस कंफर्ट है, इसीलिए इस तरह के सब्सक्रिप्शन नंबर्स। अच्छा, दूसरी बात यह है कि एक ग्लोबल रैली हम लोग केमिकल स्पेस में देख रहे हैं भारतीय बाजारों में, और ये 2 या 3 साल पहले बहुत शानदार